वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका C3 इंस्टीट्यूट में। एंड आई होप जो हर रोज आपको वीडियो के अंदर नॉलेज दी जाती है कोई भी सब्जेक्ट की, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की, उसकी नॉलेज आपको समझ में आ रही होगी। और अगर मेरी तरफ से कुछ अधूरा रह गया होता है तो आप उस चीज को गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ओके, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स की सहायता भी ले लेते हैं, समझ रहे ना। तो कल मैंने आपको सीयूटी का 2-3 दिनों से मैंने आपको सीयूटी का इंट्रोडक्शन, सीयूटी कितने नंबरों का है, कितने टाइम का होगा, और साथ ही साथ सीयूटी के लिए कल मैंने आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट वगैरह सब लिखे थे। उसमें आपको बताया कि आपको मेन क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना। ओके, बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, या तो वो गूगल से देख लेते हैं, अगर उन्हें समझ में आ जाता है फिर तो उन्हें जरूरत भी नहीं है कमेंट बॉक्स में शेयर करने की। और अगर वो कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो उनको कोई इश्यू नहीं है इस बात का कि उन्हें इस चीज के लिए कोई वो ब्लेम नहीं देगा कि भी आपको इस टॉपिक में पूछते हुए शर्म आती है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर अपनी जो मेरी वीडियोस को देखता है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि भी आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही। जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं कुछ और चेंज करने की आपके लिए कोशिश करूंगा, ताकि वो वर्डिंग भी आपको समझ में आ जाए। हो सकता है मेरी कई बार लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, कई बार हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है, कई बार भागड़ी शब्द भी बोले जाते हैं, ओके, लेकिन हम उस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं कि बच्चों को वो चीज समझ में आ रही हो। बच्चे अगर उन चीजों को सही समझेंगे तो उनको कोई इश्यू नहीं होगा, ओके। और कल मैंने आपको यह भी कहा था कि आगे से 1-2 दिनों के बाद से क्या, अगले दिन से ही आपके लिए बीकॉम की क्लास है। जो बच्चे मेरे से कॉलेज के जुड़े हुए हैं या जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, ताकि आपके लिए कॉलेज की क्लास से और जल्दी से जल्दी बेटर तरीके से आपके लिए लाई जा सके। ओके, तो हम शुरू करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को सीयूटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, और कोशिश रहेगी कि भी उसके उसी टॉपिक में क्लियरेंस मिल जाए कि उनका क्या इश्यू रहता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। आज हमारा लिए जो टॉपिक होगा वो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, बीकॉम सेकेंड ईयर है। बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के पेपर जो है नेक्स्ट मंथ से आ रहे हैं ना। तो उसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना। तो एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसे आप लोग हिंदी भाषा में निगमित अकाउंटिंग लेखांकन, ऐसा कुछ, उच्चतम निगमित लेखांकन, ऐसा कुछ नाम लेते हैं ना। तो अब आपके लिए ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो ये टॉपिक्स हैं, ये जो आपकी बुक है एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये ओनली CDLU के अंदर है। बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में CDLU यूनिवर्सिटी सिरसा, उसके अंदर ये लगी हुई है। ओके, तो हम आज एक बार तो उसी के बारे में बात करेंगे। और आगे कोई भी यूनिवर्सिटी आपके हरियाणा के अंदर है, MDU है, GGU है, मेरी बात समझ रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी आपके लिए टॉपिक, सिलेबस जो भी मेरे को मिलता रहेगा आपके लिए लाया जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। अब कई बच्चों के पास हिंदी मीडियम है, कई कॉलेजों में कई बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम है। जो स्टार्टिंग से बच्चे +1 से हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने अकाउंट की थ्योरी को या जो वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स वगैरह, ये सब कुछ जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो हिंदी मीडियम भी पढ़ रहे हैं। और कई जो स्टार्टिंग से इंग्लिश में कर रहे हैं तो उनको हिंदी समझ ही नहीं आएगी, समझ रहे ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि दोनों तरीकों से आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी कन्वर्ट किया जाए और सब कुछ आपको बताया जाए। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपके अकाउंट्स में इस 4th सेमेस्टर में 6 ही चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। 6 ही चैप्टर है। पेपर परफॉर्मा सबको पता ही है, इंडेक्स, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं, जो आपके लेसन के स्टार्टिंग में। अब आप ये सोच रहे हैं कि भी सर ने ये लेसनों के नाम क्यों लिखे।
आपको अच्छी तरह से पता है कि आप मेरी क्लास 5-6 दिनों से लगा रहे हैं, तो आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि सर कोई भी चीज बताते हैं तो बिल्कुल ब्रीफली स्टार्टिंग से लेके उसको ब्रीफली टॉपिक तक आपको क्लियर करते हैं। अगर किसी बच्चे के पास अकाउंट की अभी तक बुक नहीं है, ओके, या फिर उसे अभी तक सिलेबस नहीं पता, तो उस बच्चे के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि अपना ये की रूल होता है, अपनी C3 इंस्टीट्यूट का एक ही स्लोगन है कि सभी को साथ मिलकर लेकर चलो। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा है उसको बुक्स उसके पास है, दूसरा बच्चा उसको बुक्स नहीं देता, उसके पास नहीं है, या वो दूर रहता है, तो इसलिए साथ ही साथ मैं सिलेबस भी लिख देता हूं ताकि उनको इस बात की प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ साथ अपने इस टॉपिक को, यानी जो मैं आपको सिलेबस लिखवाता हूं, उनको आप साथ में नोट करते दीजिए। नोट करते रहोगे तो आपके भी कुछ बेनिफिट होगा और आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी चीज हमें पहले करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं, इनकम टैक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, अकाउंट है, और आपके जो भी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं उससे भी रिलेटेड आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लेसन्स बताता रहूंगा ताकि पेपर के अंदर आप उनको आराम से कर पाओ। अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस की। तो सबसे पहले आपका अमेलगमेशन ऑफ कंपनी, समझ रहे ना, अमेलगमेशन ऑफ कंपनी, जिसे आप कहते हो एकीकरण। क्या कहते हो? एकीकरण। एकीकरण, कंपनी का एक होना। बाद में इंट्रोडक्शन करेंगे सारा। फिर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके, ये आपकी पहली यूनिट में आता है। कौन सी यूनिट में आता है? पहले यूनिट में आता है। फिर आपका आता है होल्डिंग कंपनी। समझ रहे हैं? एक कंपनी ने दूसरी को होल्ड कर लिया, किन शर्तों पे किया, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट, ये इस बारे में हम सारा क्लियर करेंगे 3rd यूनिट में, ओके। और फिर है इंश्योरेंस कंपनी, ये है 2nd यूनिट। बैंकिंग कंपनी है 2nd यूनिट। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपका है 3rd यूनिट। किसमें है? 3rd यूनिट। तो आपके पास पेपर आपने अभी दिए हैं, बीकॉम वालों ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, फर्स्ट सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर निकाल के आए हो। तो रूल्स CDLU ने सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं कि जो आपको ये चैप्टर, ये जो आपको टॉपिक ये दे रखा है आप लोगों को, है ना, तो आपको क्या करना है, हर यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। आपके पेपर के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है, जो आपका पेपर है उस पेपर के अंदर ऊपर ही ऊपर एक इंस्ट्रक्शन आते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या आता है कि आपको हर यूनिट में से कम एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, 2 भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको क्या है, किसी एक यूनिट में से 2, बाकी एक 4 क्वेश्चन यहां पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। और एक जो आखिरी क्वेश्चन होगा, उस आखिरी क्वेश्चन को कंपलसरी करना ही होता है, जो आपके 4 के क्वेश्चन उसमें से निकाल कर देता है। तो पेपर तक ये आपका काम, जो भी है आपको 6 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सिर्फ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करवाऊंगा, जो मेरी क्लास सिर्फ आपके लिए एक ही हफ्ते के लिए है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, जिससे आपके पेपर में, अकाउंट में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैं करवाऊं, जितना मैं करवाऊं उतना आप लोग कीजिए, और साथ ही साथ इन लोगों को, इस चीज को आप लोग तैयार कर लीजिए, ओके। तो अभी आप ये नोटिस कीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर फिर से आपके पास आता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कहां थे? हम यही थे कि एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर को मैंने आपको 2-2 चैप्टर पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, समझ रहे ना, इस चैप्टर का नाम है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो आपका चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि भी हमने +1 2 में कॉमर्स कर ली, पूरे अकाउंट्स पढ़े, 15 और ये कितने 21 15 36 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन ये अकाउंट में कौन सा नया चैप्टर आ गया। तो जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ी, आपने फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में अकाउंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीजें भी देखी होगी, 1-2 चीजें जुड़ती रहती है। उसी तरह से अब ये पूरा का पूरा एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट आपके लिए पूरे के पूरे ये 6 के 6 चैप्टर आपके लिए नए हैं, है ना।
किसी बच्चे ने अगर पढ़ा है तो वो यूट्यूब से पढ़ लिया होगा, लेकिन ये आप पहली बार ही कर रहे हो और आपके नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं, अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आपको ये दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। ये आपका प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है ना। चलिए दुआ करो कि आपकी री ही ना आए। सीडीएलयू है, आपको ही पता है। तो बाकी हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की। ओके, हाँ एक बात और, कोई भी बच्चे की अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सीडीएलयू के स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी भी बच्चे की री है अकाउंट्स में, है ना, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे भेज सकते हैं आपके अकाउंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि भी किस बच्चे को अकाउंट्स में कहां कहां कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है ना। तो जब तक आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपने C3 इंस्टीट्यूट से आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा और आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाते रहोगे और सोचोगे कि भी हम थ्योरी से पास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि भी सर आपकी पूरी मदद करें या आप सर की पूरी मदद ले सकते हो तो आप मुझसे जुड़िए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ पेपर हैं और उसमें आपको 4th सेमेस्टर का भी 2nd सेमेस्टर का भी क्लियर करना है। समझ रहे हैं? चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप अपने दोस्तों के साथ मुझसे जुड़िए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर मुझसे करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं। आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सिर्फ मेथड तक कंप्लीट थोड़ा वर्किंग स्टडी करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने तो यहाँ इंग्लिश में लिख रखा है, तो मैंने अभी आपको एक बात यही बोली थी कि कई बच्चे हिंदी मीडियम है, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दोनों मीडियम के बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प करवा सकूं और उन्हें लिखने का तरीका भी बता सकूं। तो सुनिए, अगर आपके पेपर में, वैसे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पेपर में पूरा सम आता है ना, लेकिन अगर आपके पास पेपर में थ्योरी आए तो आपको उससे शुरू कैसे करना है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चाहिए आपके कितने नंबर में आए, कुछ भी इसमें से निकाल कर आपसे पूछे, आपको स्टार्ट ही मीनिंग से करना है। किससे करना है? मीनिंग से करना है। तो अब मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये सिखाऊंगा, ये आप देखोगे, और कोई भी अगर कमी रह जाती है, एक दो लाइनों की अगर कमी रह जाती है, उसको और कैसे बढ़ा के लिखना, तो आप अपनी बुक से भी कवर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग आप देख रहे हो, मीनिंग के अंदर है अनपेड शेयर कैपिटल। अनपेड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बात करूं, जो शेयर कैपिटल नहीं चुकाई गई, हिंदी के अंदर लिखा हुआ होगा प्रदत्त अंश पूंजी, समझ रहे ना, जो अंश पूंजी अभी तक नहीं चुकाई गई तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयरों को कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। और कोई भी रिजर्व जो पिछले साल के नुकसान को कंपनी ने अपने एक अलग खाते में लिखा हुआ है ना, रखा हुआ यानी लिखा हुआ है, राइट कर रखा है कि हमारे पिछले साल से पिछले साल हमें इतने का नुकसान हुआ, इस साल हमें इतने का हो सकता है, तो हमें वो पुराना लॉस यानी वो सब पूरा करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है। बात समझ में आई? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है? अनपेड शेयर कैपिटल, जो अंश पूंजी अभी तक नहीं चुकाई गई और पिछली हानियों को पूरा करने के लिए, पिछली हानियों को पूरा करने के लिए जो बनाया जाता है वो आंतरिक पुनर्गठन कहलाता है। पुनर्निर्माण बोलते हो, रिकंस्टिट्यूशन आ जाए पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन आ जाए पुनर्निर्माण कहलाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं। इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर नो एनी कंपनी डिसॉल्व और नो न्यू कंपनी फॉर्मेशन, मतलब क्या होता है? न तो कोई नई जो कंपनी कंटिन्यू चल रही है, जो नई कंपनी पुरानी जो कंपनी चल रही है, न तो उसका समापन होता है और न ही नई कंपनी की स्थापना होती है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आंतरिक पुनर्निर्माण और पूंजी में जो परिवर्तन है, पूंजी में जो कमी है, उनका अर्थ एक ही समान होता है। समझ रहे हैं? तो याद रखना कि कोई भी अंश पूंजी जिसे कैंसिल किया गया है, जो कैंसिल की जा रही है, और पिछले लॉस को खत्म करने के लिए हम आंतरिक पुनर्निर्माण का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए,
मैंने लिखा रिजर्व लॉसेस रिटर्न ऑफ, जो आपके लॉस पहले से इकट्ठे किए गए थे उनको रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन उसे रिटर्न ऑफ कैसे करता है, तो ये आपको मैं बता दूं एक बात, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें तो आएगा। ये एक रिकंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही थोड़ा कवर होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कंपनी अकाउंट है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाती है और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही बनाएगी। तो जब ये मिलता जुलता रिकंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसमें सारे खर्चे डेबिट और लॉस जितने भी हैं वो डेबिट होते हैं, प्रॉफिट सारे क्रेडिट होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा, जब हम सम करेंगे उसमें आपको ये सब चीज समझ में आएगी जो मैं आपको भी समझा रहा हूं। बस आप एक बार थ्योरी पे ध्यान दीजिए। ओके, चलिए अब उसके बाद समझ में आई ना बात यहां पे कि नो कोई भी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो सकती, यानी बंद नहीं हो सकती, और कोई भी नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, स्थापना नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। अब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ये तो जरूरत नहीं है बताने की, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? सोचिए, फिक्टिशियस एसेट कौन कौन सी होती हैं? जो एसेट्स यानी कृत्रिम संपत्तियां। अब कृत्रिम संपत्तियां कौन कौन सी होती है? जो कंपनी शुरू करने से पहले एक्सपेंस लगाती है, समझ रहे हैं? जो कंपनी शुरू होने से पहले एक्सपेंस लगाती है वो आपकी फिक्टिशियस एसेट होती हैं। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, समझ रहे हैं? प्रारंभिक व्यय, कंपनी ने शुरू करना था, शुरू करने से पहले आप अपनी हर जगह देखते होंगे, कोई नया सेंटर ओपन हो रहा है तो उन्होंने अपना खर्चा कर रखा है, ऐड का, बोर्ड लगाने का, वो सारे प्रारंभिक खर्चे उनके। ओके, इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर वो शेयरों को डिस्काउंट पे जारी करती है, समझ रहे ना, डिस्काउंट पे जारी करती है, तो वो फिक्टिशियस एसेट होती है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो पैसा आएगा उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिटर्न ऑफ किया जाएगा। दूसरा, जिस वजह से रिकंस्ट्रक्शन की वजह से या लॉस को पूरा करते करते, अब आप खुद सोचिए, आपने लॉस को पूरा किया, आपका पैसा कम हुआ, कंपनी का पैसा कम हुआ, तो उस कंपनी का जब पैसा कम होगा तो मार्केट में ये बात जरूर फैलती है कि भी उस कंपनी की पूंजी कम हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना लॉस वगैरह सब पूरा करके उसको बराबर लाया। तो कंपनी क्या करती है? रिकंस्ट्रक्शन का निर्माण करती है, जिससे उनकी जो शेयर कैपिटल है वो वास्तविक मूल्य पर दोबारा आ जाए। तो जो अंश पूंजी में कमी आई है, यानी लेक इन द शेयर कैपिटल मेक्स इन कन्वर्ट रियल वैल्यू, मतलब जो अंश पूंजी की कमी से आपको, जो अंश पूंजी से कंपनी के अंशों में कमी आ चुकी है, उनको वापस वास्तविक मूल्य पर लेकर आना। क्या लेकर आना? वास्तविक मूल्य पर लेकर आना। नंबर 3, टू गिव शेयर होल्डर डिविडेंड, शेयर होल्डर को उनको डिविडेंड का लालच दिया जाता है। क्यों? अगर शेयर कैपिटल कंपनी की कम होगी तो दूसरी बात, दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, वो अपना पैसा निकालने की सोचेंगे, तो कंपनी उनको लालच देती है कि डिविडेंड आपका बढ़ा दिया जाएगा, 10 है 15 दे देंगे, 20 दे देंगे। इससे शेयर होल्डर को डिविडेंड अगर मिलता गया तो उस कंपनी में जुड़े रहेंगे। ये बात आप सारे जानते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं शो द राइट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की वास्तविक पिक्चर, यानी पिक्चर को आप समझते हैं हिंदी में, हम सारे कहते हैं मूवी देखने चले, तो ये वो मूवी नहीं है, ये पिक्चर है। पिक्चर का मतलब चित्र का मतलब फाइनेंशियल कंपनी की पोजीशन जो दिखाती है सिर्फ एक चीज, क्या? बैलेंस शीट, है ना? तो वो मूवी है, आपके हिसाब से मूवी है, ठीक है। चलिए, तो शो द राइट ऑफ द पिक्चर्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, ये है आपके पर्पस, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, उद्देश्य है। समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर मुझसे कर सकते हैं। चलिए, हम तीसरी बात करते हैं मेथड की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मेथड दो ही होते हैं, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन और रिडक्शन, अल्ट्रेशन हम कहते हैं परिवर्तन होना, और रिडक्शन को हम कहते हैं कमी होना। मेरे बात समझ में आ रहे हैं? अल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। रिडक्शन को क्या कहते हैं? कमी। अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल सेक्शन 61 और सेक्शन
64 कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। अब और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल सेक्शन 66, सेक्शन 66। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैंने सेक्शन क्यों लिखे, ये आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में टैक्स आपने पढ़ा, टैक्स के अंदर सारे के सारे सेक्शन आपने देखे थे, है ना। और अब पार्ट बी भी है, पार्ट बी के अंदर सेक्शन है, इनकम टैक्स है, डिडक्शन वाला चैप्टर आएगा। डिडक्शन कहां कहां होती है, वो कितनी डिडक्शंस हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ है। आज के लिए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इतना ही करेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो इनकम टैक्स है या उसकी भी बीच बीच में आपके लिए मैं क्लासें लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा शुरू करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप ये सोचते हो कि भी 1 महीना पेपर में पढ़ा है, लास्ट के 3 दिन देख लेंगे। आप स्टार्टिंग से इनको देखना शुरू कीजिए। आज मैंने आपको जो सिखाया आप अपनी बुक्स में से कवर कीजिए, आपको समझ में आएगा कि सर ने जो चीज करवाई है वो आपको बहुत अच्छी लगी है। और आपको जितनी ज्यादा अच्छी लगे आप उस चैनल को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के लिए, समझ रहे हैं, ताकि उनको भी जल्दी से समझ में आए, समझ रहे हैं। और पेपर में जो तांका झांकी है वो भी आपकी खत्म हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा, चलिए, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, तो ये आपका समझ में आए। तो साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इनकम टैक्स है, उससे रिलेटेड चीजें भी मैं आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। आज के लिए हमारा इतना ही काम है। एंड साथ ही साथ चैनल को फिर से मैं कह रहा हूं, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जितनी जल्दी आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और जितने और ज्यादा आपके फ्रेंड्स को इनमें जोड़ोगे, आप सभी को उतना ही ज्यादा का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, न कोई ट्यूशन सेंटर पे, नहीं कहीं, यही आपके पास ऑनलाइन मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। आगे तो आप सबको बताइए।